तो दोस्तों हम बता रहे थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जैसे कागज़ को फाड़ देना, तो कागज़ को अगर हम फाड़ देंगे तो उससे कोई नया पदार्थ तो बनेगा नहीं। जैसे ये कागज़ है, कागज़ को इसे फाड़ दिए तो क्या इसका कलर चेंज हो गया या इससे कुछ दूसरा पदार्थ बन गया? कागज़ से रबड़ बन गया, कुछ बना। कागज़ तो कागज़, वही कलर है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें क्या, नो केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन में केमिकल चेंज नहीं होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में जो चेंज होते हैं, जो पदार्थ की चेंजिंग होती है, मतलब जो पदार्थ की अवस्था बदलती है किसी भी तरह, तो उन चेंज से क्या होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं, कोई अलग से पदार्थ। तो जो नए पदार्थ बनते हैं वो पहले के पदार्थों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो जैसे नए पदार्थ का बनना, तो जैसे कि और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि कागज है, कागज जला देना, तो उससे हमें क्या मिला? कागज था इस तरह, जैसे कि कागज है, उसको जलाया तो वो बिल्कुल राख बन गया। कागज बिल्कुल राख बन गया। और राख से हमें क्या मिला? CO2। उससे हमें क्या मिला? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ठीक, समझ में आया दोस्तों? अगला है, इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है जैसे बर्फ से बना पानी, पानी से बना वाष्प। ये बना कैसे? इसको हम ऊष्मा दिए तब तो बना, ऊष्मा दिए तब बना। तो ऊष्मा दिए, जैसे कि बर्फ भी क्या है? H2O। पानी भी क्या है? H2O, जल ही। वाष्प में भी क्या है? H2O। तो इसकी अवस्था खाली परिवर्तन हो रही है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ रही है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों CaCO3। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम गर्म किए क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, और प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, दो नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई। देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हम लिए थे, इसको हम गरमा दिए, तो गरमाया जो इसमें रिएक्शन हुआ, चेंज हुई, बदलाव हुआ, तो किस में बदल गया? CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, दो नए पदार्थ में परिवर्तित हो गया। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल है दूध का फटना। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे की टॉपिक हमारी है रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अभी हम पढ़ रहे थे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अब उसकी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। When one or more elements react to each other, then new product will be formed। जब नया प्रोडक्ट बनता है, मतलब दो आपस में अभिक्रिया किए, दो पदार्थों की आपस में रिएक्शन हुई, तो उससे जो बनते हैं, कोई नया पदार्थ जो बनता है, प्रोडक्ट के रूप में बनता है, वो क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होता है पहले के पदार्थों से। जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं और जो बन रहा है, उन सब में केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म उनके बिल्कुल अलग से होंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो उदाहरण में जैसे कि हम बताए थे जंग लगना, लोहे में जंग लगना, अंगूर के रस का किण्वन, अंगूर का किण्वन जैसे फर्मेंटेशन, वायु के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगता है। भोजन का पकना, जैसे कि भोजन का पकना भी तो है, भोजन का पकना, ये भी तो एक उदाहरण है केमिकल रिएक्शन का। ठीक, शरीर में भोजन पचना, जब हम खाते हैं तो तमाम तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, जिससे हमारे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। फिर उनसे हर एक पदार्थ, भोजन में मिले हर एक पोषक तत्व अलग अलग होते हैं। तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें भी क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन।
श्वसन क्रिया करना, जैसे कि हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करना, तो ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक दोस्तों, हम चलते हैं आगे अगली टॉपिक की ओर। अगली टॉपिक है हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो हम इसको कई तरहों से पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हुई या नहीं हुई, हो रही या नहीं हो रही है, तो कैसा है। तो पहला है हमारा अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन होता है जैसे कि ठोस से द्रव में बदल जाना और द्रव से गैस में बदल जाना, फिर गैस से द्रव में बदल जाना, फिर द्रव से ठोस में बदल जाना। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन गया, तो ये अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हम जो जानते हैं ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। ताप में परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पूरे रिएक्शन में या तो ऊष्मा दी जाती है या तो ऊष्मा निकलती है। वो पूरे रिएक्शन में ऊष्मा का परिवर्तन मतलब टेम्परेचर में गिरावट या बढ़ोतरी, ये इसमें परिवर्तन जरूर होगा। अगला है तीसरा पॉइंट जो कि हम आपको बता रहे हैं, रंग में परिवर्तन होना, रंग बदल जाना। रंग कैसे बदलता है, हम देखते हैं आजकल आम का सीजन चल रहा है, तो दोस्तों हम देखते हैं आम जब लगते हैं तो वो जब कच्चे रहते हैं तो दूसरे कलर के होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, बड़े होकर फिर उसमें अंदर बीज वगैरह आ जाते हैं, गुठली जिसको कहते हैं, गुठली पड़ती है। फिर उसके बाद समय बीतता गया और धीरे धीरे क्या हुए, पकने लगे तो वो जो कलर था उनका हरा, तो वो अब हो गया क्या, होने लगा पीला। तो रंग में परिवर्तन हुआ और फल भी पक गए। फल पकने का केमिकल रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं केमिकल चेंज, और उसके रंग में भी परिवर्तन होता है, जैसे फलों पकना। ठीक, अगला है चौथा पॉइंट, नेक्स्ट, गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसमें क्या होती है, गैस निकलती है, गैस का निकलना। हाँ, उसमें से गैस भी निकलती है। तो दोस्तों ये 4 प्रॉपर्टीज थी, 4 तरह से हम उसको पहचान सकते हैं। पहला क्या, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा ताप में परिवर्तन, रंग बदलना, गैस का निकलना। तो दोस्तों 4 तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगली टॉपिक है हमारी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम जानते हैं इंग्लिश में केमिकल इक्वेशंस के नाम से। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि डिफिनीशन है, अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब अभिकारक और उत्पाद, सबसे पहले तो हम जानते हैं अभिकारक और उत्पाद होते क्या हैं और ये कैसे लिखे जाते हैं रासायनिक समीकरण में। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं, कोई हम केमिकल रिएक्शन ले लिए, केमिकल इक्वेशन ले लिए, कुछ भी किसी भी प्रकार का केमिकल इक्वेशन ले लिए, जैसे कि हम लिख लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इन दोनों से जब अभिक्रिया कराए तो बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अभी हम पीछे बता रहे थे इसके बारे में, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। अब कह रहा है कि अभिकारकों और उत्पादों को उनके सूत्र के साथ
अभिक्रिया में लिखना ही या प्रदर्शित करना ही या सांकेतिक करना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। तो हम इनके सूत्र को तभी लिख पाएंगे जब इनके बारे में हमें पता रहेगा, इनके सूत्र को, इनके संकेतान के बारे में पता रहेगा। तो मैग्नीशियम को हम लिखते हैं, इनका सूत्र क्या है, Mg। क्या है, Mg। मैग्नीशियम क्या है, मेटल सॉलिड। अब ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं, गैस हमेशा अणुओं में ली जाती है, O2। ठीक, अब इनसे बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब दोस्तों अभिकारक और उत्पाद, उत्पाद जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद रहता है राइट हैंड साइड की तरफ, राइट साइड में, और अभिकारक होते हैं लेफ्ट साइड में। और ये एरो क्या दिखाती है कि अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। ये एरो ये डिनोट करती है कि अभिक्रिया हो रही है। ठीक, तो ये अभिकारक है। अभिकारक हमेशा रिएक्शन में, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है, और ये उत्पाद जो है हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब रिएक्शन करते हैं तो उनसे नया पदार्थ जो बनता है वो प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक, ये इस तरह की केमिकल इक्वेशन होते हैं। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो पदार्थ भाग लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्योंकि कोई भी अभिक्रिया करने के लिए पहले हमें कोई पदार्थ को एक दूसरे से अभिक्रिया कराना होता है, उनके बीच में रिएक्शन कराना होता है, तभी तो दूसरा पदार्थ बनता है। तो पहले लेने के लिए हम उनको किस तरफ लिखते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ। और फिर जो उनसे इन दोनों को मिलाने पे जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद, उसको हम राइट साइड की तरफ लिखते हैं। एक तो जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में उन्हें हम कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। और अगला पॉइंट है वे पदार्थ जो अभिकारकों की अभिक्रिया द्वारा बनता है। ऐसे पदार्थ जो अभिकारक की अभिक्रिया करने पर, अभिकारकों की अभिक्रिया करने पर जो न्यू पदार्थ, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो ये अभिकारक हुए, इनकी अभिक्रिया से ये नया पदार्थ बना, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज है। तो अब इनके सूत्र हैं Mg+O2 गिव्स MgO। ठीक, इसको बैलेंस करके लिखा गया, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा ये। तो दोस्तों अब हम बताएंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं, किस मेथड से, इसका क्या मेथड है, इसकी विधि क्या है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, मेथड्स टू राइट द केमिकल रिएक्शन। तो हम इनके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं, इसके क्या मेथड हैं, क्या तरीके हैं, क्या विधियां हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें जो अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद बन रहे हैं उनके हमें क्या याद होने चाहिए, सूत्र। क्या याद होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। रासायनिक सूत्र हमें ज्ञात होने चाहिए, तभी तो हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। जैसे कि हम पीछे एग्जांपल में बता चुके हैं कि क्या बता रहे थे, जैसे कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमें मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र नहीं मालूम रहेगा तो हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे। तो मैग्नीशियम का हमें याद करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल है, मेंडेली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सब उसमें से याद करना पड़ता है। तो मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O, सब अणुओं में लिए जाते हैं, जबकि गैस हमेशा अणुओं में ली जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसको हम बैलेंस कर दिए। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु, 2
एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो 2 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन मैग्नीशियम एक था, 2 हो गया। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 mg, और O जो है 2 है, और O भी 2 हो गया। इस तरह से बैलेंस हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें केमिकल रिएक्शन में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या होने चाहिए ज्ञात, उनके सूत्र, रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है जो हम जानते हैं कि हमेशा समीकरण में पदार्थ सदैव अणुओं के रूप में लिखे जाते हैं। मतलब जैसे कि हम लिख दिए ऑक्सीजन लिख दिए, तो इससे तो काम नहीं बनेगा। इसको अणुओं के रूप में लिखेंगे तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होते हैं, इसका अणुओं में लिखेंगे तो O2। अगर हम बोल रहे हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी गैस है, हम उसको लिखेंगे N2। जैसे हाइड्रोजन बोला जा रहा है, हाइड्रोजन तो हमारी पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, आप सबको याद होगा। तो उसको हम H से लिखते हैं, अणुओं के रूप में लिखेंगे H2। ठीक, ये दूसरा पॉइंट था। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है, तो ये सारे तत्व जो हैं डाई एटॉमिक हैं, डाई एटॉमिक, जिसको कहा जाएगा द्विपरमाणु तत्व, है ना। तो ये द्विपरमाणु डाई एटॉमिक एलिमेंट है। और जैसे एक परमाणु वाले होते हैं, जैसे कि मेटल आ गया, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को हम तो Mg ही खाली लिखेंगे ना सोडियम तो उसको हम खाली Na से लिखेंगे ना, Na2 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक एटम वाला है, सिंगल एटम। और जैसे कॉपर, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो एक एटॉमिक है, एक परमाणु वाले, तो उनको हम इस तरह उनके सूत्रों के द्वारा हम लिखते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है, और तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगा दिया जाता है। मतलब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बच्चों, हमारा ये उदाहरण है, तो हम अभिकारक को हमेशा किस तरफ, बाईं ओर लिखेंगे। अगर वो एक से ज्यादा अभिकारक हैं तो उनके बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे। जितने अभिकारक होंगे हर अभिकारक के बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, बस। चौथा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात। चौथा पॉइंट हमारा है, लिख लेना दोस्तों आप लोग, हम बहुत स्लो बोल रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है। तो मतलब जैसे कि बहुत सारे ऐसे वो हैं रिएक्शंस हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाया जाता है। जैसे कि एक रिएक्शन लेते हैं Zn प्लस H2SO4, ये है क्या, मेटल जिंक, जिसको कहते हैं जिंक। ये क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब एक H2SO4 होती है, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इनसे हमें मिला क्या, गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, गैस निकली। देखो यहाँ पे अभिकारक 1 और 2 अभिकारक हैं, तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया और वो लिखे कि इस तरफ गए हैं बाईं ओर। अब चौथे पॉइंट के बारे में, उत्पाद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभिकारकों के द्वारा, रिएक्टेंट के द्वारा जो नए पदार्थ बनेंगे, प्रोडक्ट, एक से अधिक अगर रहेगा तो उनके बीच में भी हम दाईं ओर लिखकर उनके बीच में भी हम प्लस का सिंबल लगाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है 5वां। तो हम पढ़ रहे रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां।
कि कैसे कैसे हम एक एक स्टेप को याद ध्यान में रखते हुए उसको लिखेंगे। कह रहा है फिर अभिकारकों और उत्पादों के मध्य एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। देखो तीर का चिन्ह लगाया जाता है। पीछे बता रहे थे कि तीर के चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है। तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर रहता है, ये प्रोडक्ट की ओर। इसका जो हेड है वो किस तरफ रहता है? उत्पाद की तरफ, जो कि अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। कि मतलब यहाँ रिएक्टेंट मिलाया गया, एक दूसरे से अभिक्रिया कराया गया, तो ये क्या हो रहा है? अभिक्रिया दे रहा है। ये अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है कि इधर अभिक्रिया हो रही है, जो नए पदार्थ बन रहे हैं वो इधर साइड, राइट साइड। ठीक, तो चिन्ह, तीर के चिन्ह का क्या प्रतीक होता है, रिप्रेजेंट क्या करता है? कि अभिक्रिया हो रही है और यह अभिक्रिया की दिशा बताता है। ठीक, अगला पॉइंट है छठा बना देते हैं। तो छठवां पॉइंट है, चलो एक वो एग्जाम्पल लिख देते हैं। Mg+O2 gives MgO। ठीक, अब छठवें पॉइंट में है दोस्तों, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय को अभी हम बताएंगे क्या होता है। उत्क्रमणीय है अर्थात बाईं ओर और दाईं दोनों दिशाओं में होती है, तो दोनों दिशाओं में अर्धशीर्ष वाले तीर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन जिनको कहा जाता है। छठा पॉइंट, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ हेडेड एरो आगे, हाफ हेडेड एरो पीछे, इस तरह आधी तीर आगे की ओर, आधी तीर पीछे की ओर। क्यों? क्योंकि जिसको हम मिला के जो पदार्थ बनाएंगे, नया पदार्थ, फिर उसको अभिक्रिया करके फिर उसी तरह का पदार्थ बना सकते हैं जैसे कि वो पहले था। जैसे कि N2 प्लस H2 ये दिया, क्या दिया? NH3। अब फिर इसको हम अभिकारक के रूप में जब ले लेंगे, अभी तो ये अभिकारक थे N2 और H2, ये दिए क्या? NH3 अमोनिया गैस ना। अब ये जब फिर हम इसको अभिकारक के रूप, अभी तो ये उत्पाद बन गया, अब अभिकारक के रूप में लेते हैं। एरो इधर कर दिए तो अब ये अभिकारक के रूप में कार्य करने लगा। तो अब अभिकारक के रूप में जब इसको हम लेंगे, फिर इसकी अभिक्रिया कराएंगे, कैसे भी अभिक्रिया कराएं, हीट दे कि उष्मा दे कि जो भी कराएं, फिर ये अलग अलग हो जाएगा H2 गैस और N2 गैस में, वही फॉर्म में फिर आ जाएगा। तो जो पहले रहे फिर कोई दूसरा पदार्थ बनाए, फिर वो पदार्थ फिर वही पुराना पदार्थ बना दे पहले वाला, तो उसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों तरफ अभिक्रियाएं होती हैं, उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। ऐसे ये तरीके हैं, 6 पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखना। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको रटो ही, ध्यान में रखना। उसी को ध्यान में रखते हुए हम पूरी रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। अब हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अब इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसको कोई भी अभिक्रिया लिखी है, जैसे कि हम लिख दिए Mg+O2 gives MgO, ये अभिक्रिया है हमारे पास। अब ये अभी बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, क्योंकि Mg एक यहाँ पे है, एक परमाणु, यहाँ पर भी एक परमाणु Mg का है, मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ पे 1 परमाणु। तो क्या संतुलित है? दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो हम इसको बराबर क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है, क्यों जरूरी है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तमाम तरह की बातें हैं, जैसे कि हम कई बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है जो कि इसको बैलेंस किया जाता है। क्यों किया जाता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उनसे बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है, उसके बारे में हमें क्या होता है, पता चलता है।
इसलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। मतलब कितना बन रहा है, ये कितने कितने भाग ले रहे हैं तो कितना बना रहे हैं, या क्या भाग ले रहा है तो क्या बन रहा है, तो उसका हमें पता चलता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, क्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले तत्व या यौगिक के अणुओं की संख्या ज्ञात होती है। भाग लेने वाले को क्या कहेंगे? अभिकारक, और जो बन रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो ये जो भाग लेते हैं उनके संख्या के बारे में, और जो बनते हैं उनकी संख्याओं के बारे में, अणुओं की संख्याओं के बारे में हमें क्या होता है? पता चलता है। तो जैसे कि यहाँ पे अब हम संतुलित कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है उसको पहले हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के परमाणु है, 2 परमाणु है। तो यहाँ पे इसको हम बैलेंस करेंगे पहले। तो यहाँ पे 1 परमाणु है, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दिए, तो 2 ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब मैग्नीशियम नहीं बराबर है, मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 2 अणु। तो इसको अलग अलग अगर कहा जाए तो 2 मैग्नीशियम के परमाणु हैं और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ठीक, तो ये पता चलता है हमें। तीसरा पॉइंट है, यदि परमाणु भार ज्ञात हो तो यह भी पता चल जाता है कि किसी अभिकारक के कितने भार से कितने भार परिणामी पदार्थ प्राप्त होगा। अगर हमें इनका जो है परमाणु भार पता है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने ग्राम वाले तत्व मिलाए जा रहे हैं, तो कितना ग्राम का उत्पाद बन रहा है। ठीक, तो जैसे कि हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लिख लिए, जैसे कि इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस HCl। अब NaCl बन रहा है हमारा नमक और पानी। अच्छा, Na के साथ OH जुड़ा था, अब Na के साथ Cl जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? HCl, H और Cl जुड़े थे, अब H के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है ना, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो मतलब इसका रिप्लेसमेंट हुआ है। क्यों हुआ है? इसको अभी हम आगे के अभिक्रियाओं में चर्चा करेंगे। जब उनके अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक विस्थापन अभिक्रिया होती है, उसके बारे में इसको हम डिटेल में बताएंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और उसकी जगह ले लेता है ज़्यादा क्रियाशील तत्व। तो इसलिए वो अपनी जगह से हटता है, कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक, एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। तो जैसे कि हम Na लिखे हैं, तो Na का परमाणु भार जो है कितना है दोस्तों? Na का परमाणु भार है जैसे कि 23। अब है ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और है हाइड्रोजन तो पहला तत्व है, 1 ग्राम का है बेचारा। अब देखो Cl, क्लोरीन एक है, क्लोरीन है 35 दशमलव कुछ 5 ग्राम का, 35 दशमलव, तो उससे बना NaCl और H2O। चलो देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि कितना क्वांटिटी इनकी मिल रही है और कितने क्वांटिटी के बराबर। अगर हमारा सेम क्वांटिटी वाला, मतलब जितना पूरा वेट मास इनका है, द्रव्यमान इतना है इनके दोनों का, सेम द्रव्यमान वाले उत्पाद भी बनने चाहिए, नहीं तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर फॉलो नहीं करेगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अगर कोई भी समीकरण फॉलो नहीं करता है उसके हिसाब से, तो वो समीकरण क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। इसका मतलब इन दोनों का द्रव्यमान
इन दोनों के द्रव्यमान के योग के दोनों का योग, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग जब होगा तो दोनों का योग हमेशा बराबर आना चाहिए। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। न तो द्रव्यमान नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता। तो चलिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सोडियम, देखो सोडियम है और अगला है ऑक्सीजन, प्लस लगा के करते हैं। प्लस ऑक्सीजन है 16, फिर प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 ग्राम का, तो ये इतना। फिर यहाँ पे क्या लगा है प्लस HCl, हाइड्रोजन क्या है 1 ग्राम का, प्लस Cl क्या है 35.5 ग्राम का। एरो सोडियम है 23, क्लोरीन है 35.5, फिर ये प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का तो 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम का। ऑक्सीजन है 16। तो दोस्तों इसको हम ऐड करते हैं 23 16 1, 23 16 1, 1 में 6 जोड़ दिए 7, 7 में 3 जोड़ दिए 10, 10 हाथ लगे 1 कैरी 1, 1 और 2 मिलके 3, 3 में 1 कैरी जोड़ दिए तो 4, ये हुआ 40 ग्राम। और फिर इसको 35.1 35.1 35.5 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 36.5 हो जाएगा। ठीक, फिर ये एरो इधर देखते हैं। 23 में 35.5 जोड़ेंगे 5 3 5 3 8, 3 और 2 मिलके 5, ये 0.5 ये, फिर प्लस 16 में 2 जोड़ दिए 18 ग्राम। अभी देखो इसको कैसे जोड़ते हैं तो आप लोग तो जोड़ना जानते होंगे। जैसे कि अगर कोई पॉइंट वाला ऐड है, पॉइंट वाला, तो ऐसे लिखते हैं। देखो 36.5 है तो इसमें 40 जोड़ेंगे तो ये पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 बढ़ा देंगे आगे, तो 5.643 तो ये हो गया 76.5। ठीक, और इधर देखते हैं 58.5, इसको भी इसी तरह जोड़ेंगे तो यहाँ 0.5 पहले आएगा, फिर 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 7 और 1 कैरी, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 1 कैरी जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो 76.5 ग्राम इधर भी, 76.5 ग्राम इधर भी। तो दोनों का द्रव्यमान सेम आ रहा है ना, तो इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये फॉलो कर रहा है। ठीक दोस्तों, चौथा पॉइंट ये कहता है दोस्तों, चौथा पॉइंट समीकरण के पदार्थ के अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है। अविनाशिता का नियम क्या है? अविनाशिता का नियम कि मतलब जितने ग्राम के ये रिएक्टेंट लिए जाएंगे, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, उतने ही ग्राम के कुल प्रोडक्ट बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। अगर कम ज़्यादा होगा तो ये अविनाशिता के नियम की पुष्टि नहीं करेगा, जिससे ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इसको सीधे से कहा जाए तो कि अभिकारकों या रिएक्टेंट के कुल द्रव्यमान के बराबर उनके प्रोडक्ट या उत्पाद के कुल द्रव्यमान दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो ये चौथा पॉइंट था। अब आगे अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है पदार्थों की समतुल्य मात्राएं ज्ञात होती हैं। जैसे कि मतलब समतुल्य मात्राएं क्या होती हैं, कुल कि कितना मात्रा पदार्थ की ली गई है। जैसे कि NaOH है, NaOH की समतुल्य मात्रा कितनी आई, इसको जोड़ने पर 40 ग्राम। इसकी पूरी मात्रा कितनी आई, 36.5 ग्राम। ठीक, और NaCl की समतुल्य मात्रा कितनी है, 58.5 ग्राम, इसकी 18 ग्राम। ठीक, कुल जो होती है समतुल्य होती है। तो ये मात्रा हमें पता चलती है। अगला पॉइंट है जिसे समतुल्य को कहते हैं इक्विवेलेंट क्वांटिटी। छठा पॉइंट है यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसका आयतन भी ज्ञात हो जाता है। कह रहा है कि अगर कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसका आयतन भी
ज्ञात हो जाता है। ये हम किस पॉइंट में ध्यान में रखेंगे, छठे पॉइंट में। जैसे कि कोई एक समीकरण है, हम पहले बताए थे, CO3 प्लस HCl, ये Cl H2O प्लस CO2। तो इसको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 से बैलेंस से गुणा कर दिए, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। इससे जो है कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है 40 ग्राम होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 16 3 48, तो ये कुल हो जाएगा 100 ग्राम। कितना हो जाएगा? कुल 100 ग्राम हो जाएगा। और ये HCl का एक ग्राम, ये 35.5, तो 35.5 दो है क्लोरीन, तो 35 दूना 70, 71 में 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम जुड़ेगा, तो 73 ग्राम। ठीक, तो इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे। इन दोनों की अभिक्रिया से जो ये प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, CO2 की मात्रा बनती है 22,400 मिलीलीटर की। ये कैसे बनी, इतना कैसे आ गया? आगे के समीकरण जब पढ़ाए जाएंगे तो उसमें जो है इक्वेशंस बताए जाएंगे, उसमें पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक, तो ये था हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व।